नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 1000 के करीब आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर जो है होने वाले हैं। और ये क्लास केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, तो कृपया करके केवल पढ़ने वाले बच्चे ही इस क्लास को देखें। बाकी दोस्तों इस क्लास को कोई ना देखे, बच्चे इस क्लास को देखने की गलती ना करें। जिसको सिलेक्शन लेना है वही इस क्लास को देखें और एक एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। तो ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, इसमें आपको कोई कमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैं जो बताऊंगा उसको देखना और ये समझना कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और इन सारे क्वेश्चन को आज याद करना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आपको यहां पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, आपका सवाल है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। जो आपकी भूमध्य रेखा होती है, इसके उत्तर और दक्षिण में जो आपका स्थान है, तो उस कोणीय दूरी को अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड, अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आप लोगों का क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आपका? ये है आप लोगों का 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है। फिर धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? दोस्तों ये जो आप लोगों का 1 डिग्री जो आप लोगों का अक्षांश होता है, तो 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 111 किलोमीटर। अगला सवाल देखिए, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त जो है ये कहां से होकर जाती है? तो ये जाती है मालगासी से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मालगासी, बिल्कुल राइट है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों की पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो इस तरीके से आपकी 3 रेखाएं हैं, तो बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा। अगला सवाल है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? जो 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी जो अक्षांश है आपका, ये जाता है मालगासी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? अब जैसे कि दोस्तों ये क्या है? ये अक्षांश है और ये आप लोगों के क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके देशांतर है। तो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटने वाली रेखा कहलाती है देशांतर। यह भी एक तरीके का काल्पनिक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगला सवाल, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? ये जो आप लोगों की देशांतर आप लोगों की रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं, यानी कि ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रोन्स बोलते हैं, यानी कि गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय का जो गैप होता है, टाइम गैप, ये टाइम गैप होता है 4 मिनट का। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका 4 मिनट होगा। इसके बाद देखिए, किस अक्षांश रेखा पर रात और दिन समान होते हैं? आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जिस रेखा पर सूरज होगा वहां पर आप लोगों का रात और दिन समान होंगे। तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन हमारे समान होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? विषुवत रेखा पर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है इक्वेटर आ रहा है, बिल्कुल राइट है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्या आप जानते हो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? टोटल जो है यहाँ पर 180 अक्षांश है। टोटल 180 लैटिट्यूड्स हैं। और देशांतर की संख्या कितनी दोस्तों? यहाँ पर देशांतर की संख्या है 360। अक्षांश 180 हैं और देशांतर हमारे जो है 360 हैं। ठीक है ना। अब देखिए, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है अक्षांश, बिल्कुल राइट है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, तो ये पृथ्वी है, ऊपर ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे आपका दक्षिण ध्रुव है, और इनको मिलाने वाली रेखा क्या, यही तो आप लोगों की है देशांतर, और ये क्या है आप लोगों का अक्षांश है, तो इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने दे रखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन पास, ये किस स्थान से होकर गुजरती है। दोस्तों प्राइम मेरिडियन जो रेखा है किस स्थान से गुजरती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्रीनविच, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रधान मध्याह्न रेखा ये कहां से गुजरती है, ये हमारी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है, ग्रीनविच जो रेखा होती है ये 0 डिग्री देशांतर है आपका, ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। अगर हम दोस्तों पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी हमारा जो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, करीब 15 डिग्री। अगर आपका आंसर आ रहा है 15 डिग्री, बिल्कुल राइट है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है, दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है साउथ पोल का, ये 90 डिग्री है आपका लैटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा। अभी हमने आपको बताया कि देशांतर रेखा में 1 डिग्री में कितने टाइम गैप आता है, कितना टाइम गैप आता है, 4 मिनट का। तो देशांतर रेखा में 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम गैप आता है, तो जिनका भी आंसर 4 मिनट आ रहा है बिल्कुल राइट है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, कौन सा नगर जो है भूमध्य रेखा के सबसे पास में है, तो भूमध्य रेखा के सबसे पास में नगर है सिंगापुर, ठीक है। देशांतर रेखाएं किस देश में किसी दिशा में खींची जाती हैं। देशांतर जो रेखाएं होती हैं आपकी, ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में, ये तो बता रहा हूं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं हमारी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, बीच की दूरी बढ़ती है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है बीच की दूरी बढ़ती है तो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर, ये आपकी भूमध्य रेखा है, अगर आप ऊपर जाओगे दोस्तों, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से जब 90 डिग्री ऊपर जाओगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और अगर आप नीचे आओगे दोस्तों तो दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध है और नीचे आपका क्या है, ये नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये आप लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया था। आपका सवाल है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है कब किया गया था। ये किया गया था 1884 ईस्वी में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है सबसे निकट किसके है, तो ये है 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के, ठीक है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। क्वेश्चन आपका यहां पर क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। अगर हम आपसे पूछें कि अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इसके पीछे वजह है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है ताकि टाइम और डेट के अंतर को समाप्त करने के लिए। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ये बिल्कुल सही है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का क्या कारण है। अगर मैं बात करूं उत्तरी प्रशांत महासागर में, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन, तो इसका जो डेविएशन है, डेविएशन का रीजन है आपका एल्यूशियन द्वीप समूह। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा एल्यूशियन द्वीप समूह। इसके अलावा यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों, जो इंडिया का टाइम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है आपका, ये 5.5 घंटे आगे रहता है। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर 12 बजे हैं तो भारत का मानक समय होगा 5:30।
भारत का मानक समय हो जाएगा 5:30। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को यहाँ पर 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो 24 जोन्स में, है ना। अर्थ जो है कितने जोन्स में बांट सकते हैं? अर्थ को हम लोग 24 जोन्स में बांट सकते हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST, IST को हम लोगों ने किस देशांतर से लिया है? तो IST को हम लोगों ने 82.5 डिग्री पूरब से लिया है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूरब। भारत का मानक समय जो है किस स्थान से लिया गया है? भारत का जो मानक समय है नैनी, नैनी आपका इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के पास में है। तो हमारा भारत का जो मानक समय है नैनी से लिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। आप देखो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलो, ग्रीनविच बोलो, बात तो एक ही है लगभग लगभग। तो भारत का जो मानक समय है IST और GMT, IST और GMT, ये आपका है IST और ये है GMT। इनके बीच का जो डिफरेंस है 5.5 घंटे का है। अगर आपका आंसर आ रहा है 5.5 घंटे तो बिल्कुल सही है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो ये 4 बार आपकी विचलित होती है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा। ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है आपका, ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। ग्रीनविच आपका किस देश में आता है? ग्रीनविच आपका UK में आता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो हमने आपको बताया कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कम से कम 4 मिनट का टाइम गैप होता है। देशांतर रेखाओं में 4 मिनट का टाइम गैप होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? संपूर्ण विश्व का जो प्रमाणिक टाइम है यह है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर। अगला सवाल है, पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? देखो, अगर आप पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी में दोस्तों अगर आप लोग जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो जो जहाज है ये तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेता है? 1 दिन। तो ये अपना कैलेंडर 1 दिन आगे कर लेता है। इसके अलावा 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 24 घंटे में सूर्य के सामने कम से आपका जो है टोटल 360 जो है देशांतर गुजर जाते हैं। तभी तो आप लोगों का दिन और रात होता है। तो 24 घंटे में आप लोगों का सूर्य के सामने करीब 360 डिग्री देशांतर गुजर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस स्थान से गुजरती है? क्या आपको पता है दोस्तों? देखो, आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर यहां से गुजरती है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर, बिल्कुल राइट है। विश्व को कितने टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है? तो दुनिया को यहाँ पर टोटल 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। और अगर हम आपसे पूछें कि इसमें भारत को किस टाइम जोन में रखा गया है, इसमें भारत को जो है किस टाइम जोन में रखा गया है, तो भारत को रखा गया है टाइम जोन 1 में। भारत को रखा गया है दोस्तों आपका टाइम जोन 1 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान है? दोस्तों, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर आपका प्रामाणिक टाइम और स्थानीय टाइम दोनों समान है? नैनी के निकट। अगर आपका आंसर आ रहा है नैनी तो बिल्कुल राइट है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? देखो, वह पुर्तगाली शासक जिसने गोवा पर अधिकार किया था, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। याद रखिएगा, आपका सही जवाब क्या है? आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में अगर हम बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंगस। तो अगर आपका आंसर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंगस, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? साथियों, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया?
तो हमारा राइट आंसर पुर्तगाल होगा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। अगर मैं पूछूं वास्को डिगामा जो था भारत कब आया था, वास्को डिगामा भारत आया था दोस्तों आपका 1498 में। वास्को डिगामा जो भारत आया था दोस्तों ये आया था आपका 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर आपका उतरा था, किस स्थान पर उतरा था बताइए। देखिए वास्को डिगामा भारत में आपका कालीकट में आपका उतरा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का निवासी था। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, वो कौन सा अंग्रेज है जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, तो इसका नाम है सर टॉमस रो, ठीक है ना। इसके अलावा गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। गोवा, दमन और दीप का औपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन, ये किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो नोट कर लीजिएगा, सही जवाब आपका होगा पुर्तगाली हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ हम कम टाइम में, यहाँ हम बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को हजारों क्वेश्चन पढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सारे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं, ठीक है ना। तो समझते रहिएगा आप लोग। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसे अनुमति प्राप्त की, अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी लगाने के लिए जो अनुमति प्राप्त की थी, परमिशन ली थी, ये परमिशन दी थी जहांगीर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। देखो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री है ये सूरत में लगाई थी। तो अगर आपका आंसर सूरत आ रहा है बिल्कुल राइट है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था, क्या आपको पता है दोस्तों जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या है, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा ने कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया। देखो जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था तो वहां पर उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। तो अगर आपका आंसर आ रहा राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी बाजीराव द्वितीय ने। अगर आपका आंसर आ रहा है बाजीराव द्वितीय, बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये कौन से पुर्तगाली शासक ने अपनाई, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर आपका आंसर आ रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल राइट है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर ही है अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, भारत आने वाला जो पहला डच नागरिक था यह था कॉर्नेलिस, और इसका नाम क्या है, डेस्टमान, ठीक ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नेलिस डेस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण दोस्तों कब किया। अगर मैं दोस्तों डचों की बात करूंगा तो डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था 1639 में, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था, ये किया था 1639 में दोस्तों, यहां पर आक्रमण किया था। समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए, ड्यूप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना, ड्यूप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना, ये बना था 1742 में। ड्यूप्ले भारत का जो फ्रेंच गवर्नर बना था यह बना था 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी, जहांगीर ने दोस्तों किसे जो है खान की उपाधि दी, हॉकिंस को। अगर आपका आंसर हॉकिंस आ रहा है बिल्कुल राइट है। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो इसका नाम है रॉल्फ फिच। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है रॉल्फ फिच, बिल्कुल सही है। इसके अलावा
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? साथियों, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मसूलीपट्टनम, बिल्कुल सही है। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो द्वीप पर है? ये सिटी है मुंबई। अगर आपका आंसर मुंबई है तो बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो है कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी खोली थी कोचीन में। अगर आपका आंसर कोचीन है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कब लगाई थी? देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, और कब लगाई थी? 1612 ईस्वी में। अंग्रेजों ने दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री जो है कब लगाई थी? ये लगाई थी 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? वो कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? प्रिंटिंग मशीन। हमारे इंडिया में पहली बार अगर हम बात करेंगे प्रिंटिंग मशीन की स्थापना कौन लोग करते हैं? पुर्तगालीज। तो अगर आपका आंसर आ रहा है पुर्तगीज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरलोपर्स कौन थे? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स एक तरीके से अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। इंटरलोपर्स कौन थे? ये आपके अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो भारत का बादशाह था आपका अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? दोस्तों, कब, आखिरकार कब फ्रांस की गवर्नमेंट ने भारत में स्थित जो भी फ्रांसीसी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज का जो आधिपत्य है, अधिकार है, ये इंडियन गवर्नमेंट को सौंपा? तो वो डेट आप लोगों का सन है 1954। तो जिनका भी क्लास में आंसर आ रहा है 1954, बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा 1954। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि बांडीवास का जो युद्ध है आपका कब हुआ था? सवाल है बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1760 में। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में आप लोगों का मिलाया? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, अवध हो जाएगा। ओके ना। सबसे पहले डलहौजी ने सतारा को मिलाया था, सतारा को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1835, बिल्कुल सही है। भारत में डाक टिकट जो है किसने आरंभ किया था? देखो, भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर था डलहौजी। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? साथियों, आप सभी को बताना है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका सादत खान बुरहान उन मुल्क। इसके अलावा सिक्योरिटी सेल पॉलिसी, अगर मैं आप लोगों से दोस्तों यहां पर पूछूं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सिक्योरिटी सेल पॉलिसी ये किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, वॉरेन हेस्टिंगस से। अगर आपका आंसर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंगस, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखो, आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, और अगर आप लोग ऐसे ही चाहते हो तो मैं हजार क्वेश्चन के आपके सारे जो है टॉपिक्स इधर भी कंप्लीट करा दूंगा। जो भी आपके पेपर में आने वाले सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैं यहाँ कंप्लीट करा दूंगा। इससे आपका दिल्ली पुलिस का जीके में 50 में से 50 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी दी? राजा सिताब राय ने। तो अगर आपका आंसर आ रहा है राजा सिताब राय, बिल्कुल राइट है। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ये वाला सवाल पेपर में आता है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया?
ये सिद्धांत दिया था लॉर्ड कार्निवालिस ने। अगर आपका आंसर आ रहा है लॉर्ड कार्निवालिस, बिल्कुल राइट है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो सहायक संधि प्रणाली के जनक हैं लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? कैनिंग ने। अगर आपका आंसर आ रहा है कैनिंग, बिल्कुल सही है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? देखो रणजीत सिंह का संबंध है, ठीक ना, किससे है? सुकरचकिया से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सुकरचकिया, बिल्कुल राइट है। सुकरचकिया होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित की थी? यह सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में आपकी स्थापित की थी? मीर कासिम ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है मीर कासिम, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मीर कासिम हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? अगर दोस्तों हम बक्सर के युद्ध की बात करेंगे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक आपका कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो जिनका भी आंसर आ रहा है शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। डिंडीगुल क्या है? क्या आपको पता है दोस्तों? डिंडीगुल जो है दरअसल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। दोस्तों किसके समय में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? जब कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी तो उस समय आप लोगों का गवर्नर या वाइसराय कौन था? हेस्टिंगस था, वॉरेन हेस्टिंगस। आपको पता है दोस्तों ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का जो अंत है किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था डफरिन के टाइम में। अगर आपका आंसर आ रहा है डफरिन के समय में, बिल्कुल सही है। ठगों का दमन किसने किया था? ठगों का दमन, ठगों का दमन किया था कर्नल स्लीमैन ने, कर्नल स्लीमैन ने। अगला सवाल है किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामणि ने। तो आपका सही जवाब होगा चूड़ामन या चूड़ामणि ने। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून और आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? दोस्तों किस जाट राजा को जाटों का अफलातून या आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। अगर आपका आंसर सूरजमल आ रहा है, बिल्कुल सही है। लोहगढ़ नामक किला जो है किसने बनवाया? क्या आपको पता है दोस्तों? लोहगढ़ नामक किला जो है बनवाया था बंदा बहादुर ने। लोहगढ़ किला बंदा बहादुर ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई? फर्रुखसियार। पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाहौर। अगर आपका आंसर लाहौर आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में आप लोगों की दोस्तों जो है अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि होगा आपका परफेक्ट आंसर। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है ना, जो आपकी अमृतसर की संधि हुई थी ये किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा को निर्धारित करती थी? तो ये नदी थी आपकी सतलज नदी थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सतलज नदी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? दोस्तों वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके टाइम में सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया? एलन बरो। अगर आपका आंसर आ रहा है एलन बरो, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? सिंध विजय का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सर चार्ल्स नेपियर, बिल्कुल राइट है।
ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर चार्ल्स नेपियर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था ड्यूप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता था आपका ड्यूप्ले था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप जो है आपका, ये किसने प्रदान किया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वेलेजली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर आपका क्या दिया गया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? सभी लोग मुझे बताइए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? गोद प्रथा प्रतिबंध जो है ये डलहौजी ने लगाया था। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डलहौजी तो बिल्कुल सही है। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब किया गया था? डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन किया गया था 1616 में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? क्या आपको पता है दोस्तों यहां पर किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, किसके काल में दोस्तों आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दोस्तों यहां पर स्थापना हुई थी? हेस्टिंगस के टाइम में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा कार्निवालिस को। अगर आपका आंसर कार्निवालिस है, याद रखिएगा फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो ये है कॉर्निवालिस। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में जो आप लोगों का फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। तो अगर आपका आंसर आ रहा है लॉर्ड वेलेजली, बिल्कुल सही है। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ? क्या आपको पता है दोस्तों बैरकपुर में जो हमारा सैन्य विद्रोह हुआ था ये कब आरंभ हुआ था? 1824 में। अगर आपका आंसर आ रहा है 1824, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? दोस्तों शिक्षा सुधारों से संबंधित गवर्नर जनरल है आपका बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो जिनका भी आंसर विलियम बेंटिक आ रहा है बिल्कुल राइट है। सती प्रथा के लिए भी इसने जो है अहम भूमिका निभाई है राजा राम मोहन राय के संयोग से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी विलियम बेंटिक ने की थी 1835 में। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 1835 में विलियम बेंटिक ने, बिल्कुल सही है। क्या आपको पता है दोस्तों बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? बालिका हत्या पर प्रतिबंध जो है कब लगाया गया? 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। सही जवाब होगा चार्ल्स मेडकॉफ। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना की है डलहौजी ने। अगर आपका आंसर आ रहा है डलहौजी, बिल्कुल राइट है। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? ये कौन सी व्यवस्था थी टैक्स की? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर आपका आंसर आ रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, बिल्कुल सही है। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के टाइम में हुआ? नरबली प्रथा का जो अंत है दोस्तों आपका किस गवर्नर के टाइम पर हुआ? ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये अर्थव्यवस्था यहाँ पर दे रखा है जो कि आप लोगों का यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड हॉल्डिंग हो जाएगा। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हॉल्डिंग्स हो जाएगा। यहाँ हॉल्डिंग होना चाहिए। नरबली प्रथा का जो अंत हुआ था लॉर्ड हॉल्डिंग के टाइम में हुआ था जहां तक, ठीक है ना। ये चीज गलत दे रखी है यहाँ पर। भाई मैं कहूँ अब अर्थव्यवस्था कैसे हो सकता है? ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अब देखो, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इवेपोरेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इस प्रिंसिपल को प्रोपाउंड किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगर आप में से किसी का भी आंसर दादा भाई नौरोजी है, बिल्कुल राइट है। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई?
भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, कहां शुरू की गई थी दोस्तों? कलकत्ता और आगरा में की गई थी, ठीक है ना। भारत में पहली सूती मिल कहां स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल मिल हमारी मुंबई में इस्टेब्लिश की गई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, फिर एक बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर आधिपत्य स्थापित होने लगता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भारत में फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाने का काम किया था जॉर्ज क्लार्क ने। ये किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? हमारा यहां पर याद कर लेना, कार्निवालिस के टाइम में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में लागू किया गया था। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? देखो, अफीम का उत्पादन होता था बिहार में। कहां किया जाता था? बिहार में किया जाता था, ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ये है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है हाई टैक्स ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया, ये वाला आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, नील दर्पण, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे हमारे दीन बंधु मित्र। अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है दीन बंधु मित्र, बिल्कुल परफेक्ट है। अंग्रेजों के द्वारा पहला कहवा बागान कहां लगाया गया? वायनाड जनपद में, वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो अंग्रेजों के टाइम में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला सवाल, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना परसेंट राज्य को देना तय हुआ? इसमें तय हुआ था 89%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? इसमें पहला जो बैंक था आपका, प्रथम बैंक था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त जो है कहां लागू किया गया? देखो, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले कब शुरू हुआ? देखिए, भारत में देखो, अगर हम बात करेंगे इस्पात की, भारत में इस्पात का जो उत्पादन था सबसे पहले शुरू हुआ था 1913 में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट जो है कब आरंभ हुआ था? रेल विभाग के लिए अलग से जो रेल बजट था, देखो पहले ये सब एक ही में था, लेकिन रेल विभाग के लिए अलग से रेल बजट आया आपका 1924 में। सही जवाब होगा 1924 में। क्या आप जानते हो दोस्तों, यहां पर भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके टाइम में हुआ था? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके टाइम में हुआ? विकेंद्रीकरण का जो शुभारंभ है ये मेयो के टाइम में, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका था? आप सभी को पता होगा, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित
प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जवाहरलाल नेहरू जी, बिल्कुल परफेक्ट है, सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी, बिल्कुल परफेक्ट है, दादा भाई नौरोजी जी। फिर भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना है 1850 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा जो है ये किसने दी है दोस्तों? यहां पर ये आप बताइए, सभी लोग ट्राई करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी मार्क्स ने दी, कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली पटसन मिल, कई बार पेपर में आया, भारत में पहली बार, बहुत ज्यादा दिल्ली पुलिस में है, भारत में पहली पटसन मिल जो है कहां स्थापित की गई थी? रिश्रा, रिश्रा बंगाल में। भारत में पहली पटसन मिल को स्थापित किया गया था रिश्रा बंगाल में। सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में की गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये 1931 में हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और बेटा इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की जो अनुमति है दोस्तों यहाँ पर भारत में कब मिली थी? 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों आप सभी लोग यहाँ पर बताओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त की किताब है। किसकी किताब है दोस्तों? रमेश चंद्र दत्त की किताब है। अगला सवाल देखिए क्या है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर एक योजना समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए क्या है। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है ना। अगर हम इस सवाल की बात करेंगे, कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? वो कौन सा स्थान है जहां पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। तो जिनका भी आंसर उड़ीसा आ रहा है बिल्कुल राइट है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा आया 1772 में, आपका इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? साथियों पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 में। गीता का, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया विलियम विल्किंस ने। विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां आरंभ हुई? बिजली संचालित तार सेवा पहली बार आपका कलकत्ता और आगरा के बीच में जो है आपकी शुरू हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे जोनाथन डंकने जी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जोनाथन डंकने जी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने। सही जवाब होगा सर आयर कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? चंद्रनगर की जो बस्ती थी ये फ्रांसीसियों को भेंट की थी शाइस्ता खान ने। अगर आपका आंसर आ रहा है शाइस्ता खान, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? देखो मुगल बादशाह जो थे और इन्होंने नवाब की पदवी दी थी डुप्ले को। ड्यूप्ले, आपका आंसर आ जाएगा डुप्ले को। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहां का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? देखो डुप्ले जो था पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले कहां का गवर्नर जनरल था? तो ये था पहले चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना आपका गोडेयू। सही जवाब क्या हो जाएगा? गोडेयू, गोधू। अगला सवाल। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया, अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में।
पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? ठीक है ना, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तंबाकू की खेती। बेटा तंबाकू ये लोग लेकर आए। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? दोस्तों वो किसका टाइम पीरियड चल रहा था जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो उस टाइम था ये शाह आलम द्वितीय था। तो अगर आपका आंसर आ रहा शाह आलम द्वितीय, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी पालखेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि दोस्तों आपकी कब हुई थी? संगोला की जो संधि हुई थी आपकी 1750 में हुई थी। संगोला की संधि हमारी कब हुई थी? संगोला की संधि हुई थी 1750 में। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? इलाहाबाद की संधि होती है 15 साल बाद 1765 में। संगोला की संधि 1750 में और इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको हम लोग। इसके अलावा ये पेपर में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? दोस्तों अगर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी 1600 ईस्वी में। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी 1600 ईस्वी में। दोस्तों यदि आप लोग नए हो और जीके को अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, ये तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जीके में आए हुए सारे 1000 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस क्लास में। लेकिन अगर आपको जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज, अगर आप लोगों ने अभी तक बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, विजिट करो, देखो जाकर, वहां मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं जो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। पांडिचेरी की स्थापना की गई थी 1674 में। पांडिचेरी स्टैब्लिश हुआ है 1674 में और इसकी स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिक। सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू की गई? देखो राज्य हड़प की नीति या राज्य क्षय जो है ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो सजय सब उई ना करो, तो दोस्तों सजय थे ना, यहाँ पर सतारा, जैतपुर थे ना सब, तो यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर अवध, जयपुर, नागपुर, झांसी, संबलपुर, तो सजय सब उई ना करो ये हड़प नीति के तहत कब्जे में किए गए राज्य हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग। देखो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग है और प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है और पहला वायसराय कैनिंग है। अगला सवाल देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि की थी। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ था हमारा 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। सही जवाब क्या होगा? हेक्टर मुनरो। सुगौली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? दोस्तों सुगौली की संधि, सुगौली की संधि जो है किस किस के बीच में आपकी हुई है इसको बताइए, ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई, ठीक है ना? चलिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु दोस्तों आपकी कहां हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगर आपका आंसर आ रहा है श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? देखो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था विलियम बेंटिक ने। बोडियार,
वोडियार किसके शासक थे? दोस्तों वोडियार जो शासक थे ये थे मैसूर रियासत के। वोडियार किसके शासक थे? वोडियार शासक थे मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी दोस्तों? टीपू सुल्तान की जो राजधानी है कहां थी? ये राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव, यहां पर आपको क्या देखिए दोस्तों, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जो है बनाया गया था 1757 ईस्वी में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, द्वैध शासन का अंत किसने किया? देखो दोस्तों, द्वैध शासन का अंत किया था वॉरेन हेस्टिंगस ने। हमारा सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंगस। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया था मराठों ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ये विरोध किया था मराठास ने। सही जवाब होगा मराठों ने। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन किस स्रोत से होता है? विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का जो उत्पादन है ये पेट्रोलियम से होता है। और पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं ये कहां से प्राप्त होते हैं? अगर हम आपसे पूछें दोस्तों, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं तलछटीय चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक से। पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं सेडिमेंटरी तलछटीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों वर्तमान में कौन सा देश सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन करता है? वर्तमान समय में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है यह है सऊदी अरब है। किस देश में खनिज तेल के सबसे ज्यादा भंडार संचित हैं? वो कौन सा देश है जहां पर खनिज तेल के जो भंडार हैं सबसे ज्यादा जो है संचित हैं? वेनेजुएला। ये वाला सवाल पेपर में बहुत आता है। बाकू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या आपको पता है दोस्तों, बाकू जो है, बाकू ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू फेमस है आपका खनिज तेल के लिए। अगर आप में से किसी का भी आंसर खनिज तेल आ रहा है, बिल्कुल राइट है। फिर देखिए क्या दे रखा है, गैर तेल। गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया? गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहां खोदा गया था? तो ये 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में आप लोगों का खोदा गया था। किरकुक जो है किस खनिज से संबंधित है? किरकुक का संबंध है खनिज तेल से। दोस्तों खनिज तेल के भंडारण होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जिनका भी आंसर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? तो भाई अंधी वैली एरिया। तो अंधी वैली एरिया क्यों फेमस है? ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये फेमस है आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहां पाया जाता है? साथियों आप सभी को यहां पर बताना है कि थोरियम का सबसे ज्यादा भंडार कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में। थोरियम सबसे ज्यादा भारत में है। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? ठीक ना, भारत हमारा इसमें जो है 5th पे है। तो आप मुझे कमेंट करके दोस्तों बताएगा, मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? खैर अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया। देखो दुनिया का जो पहला जल विद्युत केंद्र था ये 1883 में फ्रांस में स्थापित किया गया। तो 1883 ईस्वी में फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाविता सबसे ज्यादा है? जल विद्युत शक्ति की संभाविता जो है सबसे ज्यादा अफ्रीका में है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों अफ्रीका आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हमारा सही जवाब अफ्रीका हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे सफेद कोयला कहा जाता है? जल विद्युत को, यानी कि हाइड्रो पावर। पानी से बनता है ना, पानी सफेद होता है, इसलिए हाइड्रो पावर को जो है सफेद कोयला कहा जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जियोथर्मल एनर्जी का यूज सबसे पहले कहां किया गया था? तो यह देश था आपका इटली था। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? वो कौन सा देश है जहां पर
ऊर्जा का स्रोत जो है केवल और केवल जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। कोयले की सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सी है? कोयला जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला है ये एंथ्रासाइट है। इसमें 95% से एवब जो है कार्बन पाया जाता है। जितना ज्यादा कार्बन होता है कोयले में उतना ही बढ़िया क्वालिटी का होता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है पीट। पीट नाम ही पिट गया दोस्तों, पिट गया। तो पीट क्वालिटी का कोयला सबसे घटिया क्वालिटी का है। चलो, विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों दुनिया में किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? विटुमिनस। विटुमिनस जो कोयला होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ब्राउन कोल। ब्राउन कोल बोलते हैं लिग्नाइट को। आप याद रखेंगे ब्राउन कोल किसे कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप लोग यहां पर याद रखना। अगर हम दोस्तों बात करते हैं ब्राउन कोल की तो ब्राउन कोल कहा जाता है लिग्नाइट को। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है? एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसमें कार्बन की मात्रा होती है 90%। एंथ्रेसाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है लगभग 90% होती है। विटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? विटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? तो यह है 80% है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयले की बात करेंगे ये सेडिमेंट्री रॉक्स। कोयला जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। दुनिया में कोयला सबसे ज्यादा किस देश में मिलेगा? सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा आपको चाइना में। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन सा है? जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वेस्टफोलिया क्षेत्र। तो जिनका भी आंसर आ रहा है वेस्टफोलिया रीजन, बिल्कुल राइट है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी और कहां पर है? दुनिया की सबसे बड़ी कोयले की खान है वाकी खान। वाकी खान जो है, वाकी खान ये है जिम्बाब्वे में, ये आपका है जिम्बाब्वे में, और ये जो है कोयले की सबसे बड़ी खान है दुनिया की। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रखता है? कोयले उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। नंबर 1 पे चाइना है। कमेंट करके बताएगा नंबर 2 पर कौन सा देश है। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र ये किस देश में है? डोनबास दुनिया में फेमस है बड़ा ही डोनबास कोयला क्षेत्र, और डोनबास कोलफील्ड यूक्रेन में है। सही जवाब यूक्रेन हो जाएगा। रुर बेसिन कोयला क्षेत्र ये कहां पड़ता है? रुर बेसिन कोयला क्षेत्र आपका जर्मनी में है। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन में है? कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है? जल विद्युत और सौर ऊर्जा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जल विद्युत और सौर ऊर्जा, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है जैसे कि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। ये अपरंपरागत यानी कि अनकॉन्वेंशनल सोर्स है। पवन ऊर्जा डायरेक्ट हमें प्राप्त हो रहा, भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अगर मैं पूछूं दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? दुनिया में दोस्तों पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा आयातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्त, तो जिनका भी आंसर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल परफेक्ट है। सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल गौर से हर एक चीज को समझेंगे। म्यांमार का जो पैगियोमा क्षेत्र है, म्यांमार का जो आप लोगों का पैगियोमा क्षेत्र है, ये किसके लिए फेमस है? पैगियोमा क्षेत्र। तो म्यांमार का पैगियोमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए फेमस है, मिनरल ऑयल के लिए। किस देश में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? दुनिया में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अगर आपका आंसर आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा है, बिल्कुल राइट है। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में दोस्तों आपकी उपलब्ध हैं? अगर हम आप लोगों से पूछें कि जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक भौगोलिक दशाएं जो हैं किस देश में उपलब्ध हैं, तो यह है कांगो गणराज्य में। जिनका भी आंसर आ रहा है कांगो गणराज्य, बिल्कुल राइट है। कुजबास कोयला क्षेत्र कौन से देश में? कुजबास जो कोयला क्षेत्र है ये आपका रूस में है, रशिया में है। अगर आपका आंसर रशिया आ रहा है, बिल्कुल सही है।
इसके अलावा देखिए, विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है, देश जो है वो जर्मनी है। अगर आपने जर्मनी अगर आपके दिमाग में आ रहा था तो बिल्कुल सही है। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? दुनिया में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास ये हुआ है हमारा अफ्रीका में। अगर आपका आंसर अफ्रीका आ रहा है, बिल्कुल राइट है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? क्या आपको पता है दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 319 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? देखो, गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी? गुप्त वंश का वो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने इसकी स्थापना करी और इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी थी। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक व एक गणितज्ञ था। आर्यभट्ट आपका खगोल वैज्ञानिक व आपका गणितज्ञ था। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? तो ये था आपका गुप्त वंश के समकालीन था। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों के आक्रमण को रोका? तो यह था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए बड़ा ही फेमस था। अजंता और एलोरा की जो कलाकृतियां हैं, ये किस काल से संबंधित हैं? तो अजंता और जो एलोरा है, ये जो कलाकृतियां हैं, ये भी हमारी गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? कालिदास जी की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता चित्रकारी की बात करेंगे तो यह बौद्ध धर्म से है। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐरण अभिलेख, इसका संबंध है भानुगुप्त से। चीनी यात्री फाहियान, ये क्वेश्चन पेपर में सारा आया हुआ है। ये हर एक सवाल दोस्तों आप लोगों का पेपर में रिपीट हुआ है, बार बार ऐसा ही सवाल पेपर में आता है। इसलिए केवल पढ़ने वाला बच्चा इस क्लास को देखे, बाकी लोग भैया टाइम खराब ना करें, क्योंकि केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास है, बच्चों के लिए क्लास नहीं है। तो कृपया करके बच्चे, ठीक है ना, छोटे बच्चे इस क्लास को कतई ना देखें, पढ़ने वाले बच्चे क्लास में आए। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आप लोगों का भारत आया? तो चीनी यात्री फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमारा भारत आया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है गुप्त युग, बिल्कुल राइट है। सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? वाकाटक ने। अगर आपका आंसर आ रहा है वाकाटक, बिल्कुल राइट है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज की बात करेंगे तो यह कहा गया आपका समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला देखिए, कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था? ऐसा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था दोस्तों? भारत का नेपोलियन, अगर मैं दोस्तों भारत का नेपोलियन की बात करूंगा समुद्रगुप्त हो जाएंगे। स्कंदगुप्त को किस लेख से शक्रोपम कहा गया? ठीक ना, शक्रोपम। तो दोस्तों शक्रोपम कहा गया कहो मस्तम लेख से, कहो मस्तम लेख से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है कहो मस्तम लेख, बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा कहो मस्तम लेख हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला सवाल है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु जी थे। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे आप लोगों के विष्णु जी। दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ है ये किस सदी में निर्मित हुआ था? दिल्ली में स्थित आप लोगों का लौह स्तंभ है ये आपका किस सदी में आप लोगों का निर्मित हुआ था? चौथी सदी में। फाहियान के द्वारा लिखित ग्रंथ को फो क्यो की, ठीक ना, फू क्यू की में किसका वर्णन मिलता है?
तो इसमें वर्णन मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े हुए थे? अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए हैं। तो अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की और ये चंद्रगुप्त द्वितीय शासक से जुड़े थे। हरिशेन किसका राज दरबारी कवि था? हरिशेन। हरिशेन की बात करेंगे तो ये आप लोगों का समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। तो सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त का। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, दिनार। अगर आपका आंसर दिनार आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? देखो, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास जी के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। क्या था दोस्तों? उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो था दोस्तों आपका, ये किस युग की विशेषता थी? गुप्त युग की थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? महरौली में जो स्थित आपका लौह स्तंभ है, ये किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में है। अगला सवाल आपके सामने है, कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन है? तो कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्रम नाटक का जो नायक है, ये आपका है अग्निमित्र है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। यह हरिशेन के द्वारा रचित है। आपका समुद्रगुप्त की जो भी उपलब्धियां हैं, ये सब प्रयाग प्रशस्ति में है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा हुई थी गुप्त युग में आरंभ। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित है? तो कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन सिक्कों का दोस्तों सबसे बड़ा जो ढेर है, ये कहां से प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर से। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बयाना, भरतपुर, तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या हो जाएगा? बयाना, भरतपुर हो जाएगा। दोस्तों, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक रूपक को कहा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मैं ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा, बस आप सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहां पर आपको क्या दिया गया दोस्तों? आपका रूपक दिया गया है। ठीक है ना। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वैसे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हमारे कुमार गुप्त हैं। रूपक जो है दरअसल कुमार गुप्त का ही यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, कुमार गुप्त का। रूपक यानी कि कुमार गुप्त। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे रूपक कहां से आ गया? तो ये कुमार गुप्त ही है। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सबसे फेमस 100 कृतियों में की जाती है? कालिदास की वो कौन सी कृति है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे फेमस 100, ठीक ना, कृतियों में, 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जिनका भी आंसर आ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल राइट है। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है मौर्य युग को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है मौर्य युग आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इन्होंने गणित को एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया, आर्यभट्ट ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक ना, नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नवनीतकम का जो संबंध है, नवनीतकम का चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त था। अगला सवाल, मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध था हूणों से। अगर आपका आंसर हूण आ रहा है, बिल्कुल सही है।
कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। वो कौन से गुप्त शासक थे जिसने दक्षिण में जो है 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा ही प्यारा सवाल है। सर्वराज उच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो सर्वराज उच्छेता की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी 319 ईस्वी में। गुप्त संवत और शक संवत, गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तो इसमें कम से कम 241 सालों का अंतर है। गुप्त संवत और शक संवत में आपका 241 सालों का अंतर है। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? साथियों, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने जो है चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? क्या आपको यह बात पता है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कौन था जिसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ ने। अगर आपका आंसर आ रहा है विंसेंट स्मिथ, बिल्कुल राइट है। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो मेरे प्यारे मित्रों, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र हो जाएगा और आपका उज्जैनी हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? सती होने का जो प्रमाण है पहली बार मिला था 510 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है आपका आर्यभट्ट ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट ने जो है इस ग्रंथ को लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए आप लोग दोस्तों मुझे बताइए, क्या आपको पता है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से 454 ईस्वी में। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वंश की स्थापना की पुष्यभूति वर्धन ने, और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजा हर्षवर्धन। तो जिनका भी आंसर हर्षवर्धन आ रहा है बिल्कुल राइट है। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था ये बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। और कौन सा चीनी यात्री था जो हेन सॉन्ग, जो कौन सा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के टाइम में आया था? तो हेन सॉन्ग था। हर्षवर्धन के टाइम में आपका हेन सॉन्ग आया था। तो हेन सॉन्ग और हर्षवर्धन, हेन और हर्ष ये एक दूसरे के समकालीन है। किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान है हर्षवर्धन है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा रचित है? आपको दोस्तों बताना है कि हर्ष चरित्र जो है आपका ये किसके द्वारा आप लोगों की रचित है। अगर हम इसकी बात करेंगे बाणभट्ट के द्वारा। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है? रत्नावली नामक पुस्तक लिखी है हर्षवर्धन ने। आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन इनके बीच में जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां मूव की थी? थानेश्वर से कन्नौज में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको दिया गया यहां पर, क्या दे रखा है? ठीक ना, सकलोथ रापथनाथ किसे कहा गया? अगर हम बात करेंगे सकल उत्तरापथनाथ किसे कहा गया? सकलोथ, ठीक ना, उत्तरापथनाथ किसे कहा गया? हर्षवर्धन को कहा गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक ना, सकल उत्तरापथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया। सकल उत्तरापथनाथ। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। बंगाल का जो शासक था ये हर्ष के समकालीन था, शशांक।
गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत के बड़े हिस्से में जो है पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के टाइम में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। सही जवाब क्या होगा? कन्नौज हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? देखो हर्षवर्धन जी की बात करेंगे, ये जितनी भी धार्मिक सभाएं होती थी ये सारी प्रयाग में करते थे, प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? देखो हर्षवर्धन की जो राजधानी है थानेश्वर, थानेश्वर जो राजधानी ये वर्तमान में हरियाणा में है। और कन्नौज किस प्रदेश में वर्तमान में? जो कन्नौज है वर्तमान में, जो कन्नौज है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये हमारे यूपी में ही है कन्नौज। अगला सवाल देखिए क्या है। हेन सॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? जब हेन सॉन्ग भारत की यात्रा कर रहा था तो उस टाइम जो है सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था ये था मथुरा था। अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों मथुरा, बिल्कुल राइट है। किस चीनी यात्री को यात्रियों में राजकुमार कहा गया? वो कौन से चीनी यात्री थे जिन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा गया? हेन सॉन्ग को। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? क्या आपको पता दोस्तों कि कुंभ के मेले को शुरू किसने किया था? तो कुंभ के मेले को शुरू किया था यहां पर हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले को शुरू किया था यहां पर हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। अब देखो किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों की आय दान के रूप में दे दी? दोस्तों कौन सा वो शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप में दे दी? हर्षवर्धन ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? हर्षवर्धन हो जाएगा। दक्षिण भारत में आपका एरी पत्ती का अर्थ क्या होता है? एरी पत्ती का मतलब होता है, एरी पत्ती का मतलब होता है जलाशय की भूमि। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका, है ना, रिजर्वॉयर लैंड, जलाशय की भूमि। पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन था भूमि कर। सही जवाब क्या होगा हमारे यहाँ पर? भूमि कर हो जाएगा। पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो ये पैदावार का 1/6 भाग होता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? अगर दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हो कि हर्षवर्धन के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति था शीलभद्र। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया? वो कौन सा अभिलेख है जहां पर हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। तो मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। कश्मीर का जो इतिहास है ये किस ग्रंथ में मिलता है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में। ये राजतरंगिणी ग्रंथ किसका है? तो ये कल्हड़ ने लिखा है दोस्तों। राजतरंगिणी जो ग्रंथ लिखा है कल्हड़ ने लिखा है, इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? क्या आपको पता है? कारकोट वंश की स्थापना की थी, थे ना, ये की थी दुर्लभन ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दुर्लभन, बिल्कुल राइट है। अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती नामक नगर को किस शासक ने बसाया? अवंती वर्मन ने। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अवंती वर्मन हो जाएगा। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? साथियों कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ है? तो हमारा सही जवाब होगा उत्पल वंश होगा। सबसे पहले हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया था? 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर जो शासन हुआ ये हुआ यशोवर्मन का। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यशोवर्मन हो जाएगा। हेन सॉन्ग की रचना का नाम क्या है? हेन सॉन्ग ने किसकी रचना की थी? सी यू की। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? सी यू की। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? क्या आपको पता है दोस्तों वो कौन सी ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार होते रहते हैं? तो ये है जागरम ज्वालामुखी में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जागरम ज्वालामुखी में। फिर दे रखा है पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है?
दोस्तों पहलेश्वरों की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? कई बार पेपर में आता है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें देखने को मिलती हैं। तो इसमें जलवाष्प है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें आपकी विद्यमान होती हैं। कॉल्डेरा किससे संबंधित है? कॉल्डेरा, कॉल्डेरा का संबंध है ज्वालामुखी से। किस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ, सॉरी, जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? देखो जो भी ज्वालामुखी है जहां पर उद्गार नहीं होता, मतलब फटती हटती नहीं है, इरप्ट नहीं होती है, उसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी, उसको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना चिली में है। ओजस डेल सालाडो, अर्जेंटीना चिली में। दुनिया का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का शांत ज्वालामुखी है एकांक गुआ। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा जो है ये जापान का है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रामबोली को। सही जवाब होगा स्ट्रामबोली। एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? एयर बस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयर बस ज्वालामुखी जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये सिसिली पर है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है आपका ये जो है सिसिली पर है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी, तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है आप लोगों का ये इटली में है। ज्वाला थी ना, ज्वाला खंडास्मी क्या है? ज्वाला खंडास्मी क्या है? तो ये जो है आपका तात सैल के टुकड़े और लावा है। ज्वाला खंडास्मी क्या है? ये तात सैल के टुकड़े और लावा है। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जो है यह है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र। यह है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है? कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जिसकी आकृति जो है गोभी के फूल के समान है? तो यह है आपका वॉल्केनियन, ठीक ना, वॉल्केनियन इक्विवेलेंट, यानी कि वॉल्केनियन तुल्य। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह के नीचे जो आप लोगों का क्या बोलते हैं द्रवीभूत जो सेल होता है, मॉल्टेन शेल, इसको बोलते हैं मैग्मा। सही जवाब मैग्मा हो जाएगा। किस ज्वालामुखी का ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। अगला सवाल, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं कहाँ पाए जाते हैं? दुनिया के जितने भी एक्टिव जो वोल्केनोज हैं, जो एक्टिव हैं वर्ल्ड के, ये कहाँ पर हैं? ये नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जितने भी न्यू मॉडलर हिली एरियाज हैं ये बेसिकली आपको वहां मिलेंगे। फौसा मैग्ना क्या है? फौसा मैग्ना एक तरीके का वोल्केनो है, ये वोल्केनो है। दोस्तों किस स्थल आकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? तो दोस्तों कौन सी स्थल आकृति का निर्माण है जो ज्वालामुखी से नहीं होता? विसर्प। विसर्प जो है ये नदियों से होता है, ना कि ज्वालामुखी से होता है। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है विसुवियस तुल्य। तो जिनका भी आंसर विसुवियस आ रहा है बिल्कुल राइट है। 10,000 धुआंरों की घाटी कहां पाई जाती है? 10,000 धुआंरों की घाटी अलास्का में पाई जाती है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर है। ये कौन सा है? किलायू है, जो कि हवाई द्वीप पर है। अगला सवाल, पृथ्वी के नीचे द्रव्यू सेल मैग्मा है। फिर ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण बताओ। प्रसुप्त, प्रसुप्त जो है ये है कार कटवा ज्वालामुखी। प्रसुप्त समझते हो आप लोग? कभी फट सकती है, शांति भी रहती है, कुछ पता नहीं दोस्तों इसका। तो कारा कटवा ज्वालामुखी जो है ये प्रसुप्त है। एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो दोस्तों एल मिष्टी, एक नहीं एल, एल मिष्टी जो है पेरू में है। एल मिष्टी वोल्केनो ये आपका पेरू में है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर राजपूत काल जो है कब से कब तक माना जाता है? तो ये आपका 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये आपका 6ठी सदी से, ठीक ना, 12वीं सदी के तक का माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ बात समझ में आ रही है?
712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों यहां पर आक्रमण किया था सिंध पर, तो सिंध का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर था। सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, बताइए दोस्तों। सबसे पहले जजिया कर लगाने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। दोस्तों ढिल्लिका किसका पुराना नाम है? ढिल्लिका दिल्ली का पुराना नाम है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई ने। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका माउंट आबू पर है। कहां पर है? माउंट आबू पर है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण जो है किसने कराया? खजुराहो में स्थित जो है मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया? ये करवाया है चंदेल शासकों ने। खजुराहो में स्थित मंदिरों का जो निर्माण करवाया है, ये करवाया है चंदेल शासकों ने करवाया। विजय स्तंभ जो है कहां स्थित है? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ जो है कहां स्थित है? तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ में है। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? महमूद गजनबी ने दोस्तों भारत पर करीब 17 बार आक्रमण किए थे, और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? महमूद गजनबी ने, मोहम्मद गजनबी ने गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1206 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1206 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब गजनबी गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर रहा था तो गुजरात में इस टाइम था भीमदेव प्रथम। तो गुजरात में किसका शासन था? गुजरात में शासन था आपका भीमदेव प्रथम का। दोस्तों किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे? किस नाटक के दोस्तों कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? हरि केली। अगर आप में से दोस्तों किसी का भी आंसर आ रहा है हरि केली, बिल्कुल राइट है। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? रानी पद्मिनी जो है दोस्तों राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी दोस्तों यहाँ पर धर्मपाल ने। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? क्या आपको पता है दोस्तों किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। हमारा सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर हमारा किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर हमारा जो है दोस्तों ओडिशा राज्य में है। कोणार्क में जो स्थित सूर्यदेव मंदिर है, सूर्यदेव मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो सूर्यदेव मंदिर के दोस्तों संस्थापक थे हमारे नरसिंह जी। ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क में, जो सूर्य सन टेम्पल है। और गोल्डन पैगोडा आपका म्यांमार में है। अलवर के संस्थापक कौन थे? अलवर के संस्थापक थे आपके अजयपाल। अलवर के संस्थापक कौन थे? आपके अजयपाल थे। दोस्तों किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जय सिंह सिद्धराज। तो जिनका भी आंसर आ रहा है जय सिंह सिद्धराज आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, चंदावर का जो युद्ध है किस किस के मध्य हुआ था? क्या आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर चंदावर का जो युद्ध है आपका, ये किस किस के बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। लिंगराज मंदिर पेपर में बहुत आता है दोस्तों आपका। लिंगराज मंदिर हमारा भुवनेश्वर में है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भुवनेश्वर, बिल्कुल सही बता रहे हो। लिंगराज मंदिर की जो नींव है दोस्तों किसने डाली थी?
लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, मैंने अभी पढ़ाई भी आपको, ये पेपर में आया भी था आपका। लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी ययाति केसरी ने डाली थी। अभी जो लेटेस्ट एमटीएस हुआ है, एसएससी ने कराया है, उसमें भी पूछा है लिंगराज मंदिर के बारे में। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। सही जवाब होगा गोपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? तो उत्तरापद स्वामिन कहा धर्मपाल को। धर्मपाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? साथियों, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हिंदू विधि की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, इसकी रचना की थी जीमुत वाहन ने। अगर आपका आंसर आ रहा है जीमुत वाहन, बिल्कुल राइट है। अब देखो रामचरित की रचना किसने की? रामचरित, रामचरित मानस नहीं, रामचरित, बस इतना ही है। तो रामचरित की रचना की थी संध्याकर नंदी ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। अगला सवाल है मिहिर भोज का पुत्र कौन था? क्या आपको पता है दोस्तों मिहिर भोज का पुत्र कौन था? यह आपको बताना है। तो सही जवाब होगा महेंद्रपाल। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? महेंद्रपाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? आपको बताना है काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है राजशेखर ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? यह संस्थापक था राजा अनंतपाल। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तोमर वंश का संस्थापक था राजा अनंगपाल था। दोस्तों, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? क्या आपको पता है दोस्तों वो कौन सा शासक था जिसको राय पिथौरा कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ओशनम स्मृति, बिल्कुल राइट है। हिंदू विधि पर मिताक्षरा, मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी है विज्ञानेश्वर ने। तो दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है विज्ञानेश्वर, बिल्कुल राइट है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? साथियों, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है दोस्तों? तो प्रणेता माना जाता है दोस्तों कर्नल टॉड को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कर्नल टॉड, बिल्कुल राइट है। अब देखो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? क्या आपको पता है? सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन ने की थी। फिर आपको दिया गया है समरांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? समरांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे स्थापत्य शास्त्र से। अगर आपका आंसर स्थापत्य शास्त्र है, बिल्कुल राइट है, बहुत बार पेपर में आया। सभी लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? क्या आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? तो तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था आप लोगों का 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध जो था किस किसके बीच में हुआ था? देखो तराइन का जो पहला था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहले वाले में हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। और तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई? दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर पराजय होती है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। पृथ्वी पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? क्या आपको पता है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर जो है तुर्क आक्रमण किसने किया? तो पृथ्वी पर तुर्क आक्रमण किया था आपका सबसे पहले महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने। नोट कर लीजिएगा, भारत पर जो है प्रथम तुर्क आक्रमण, तो पहला तुर्क आक्रमण जो है किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने। समझ में आ रही बात? क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के दोस्तों विरुद्ध किया था? बताइए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही।
सही जवाब होगा हिंदू शाही। तो अगर आपका आंसर हिंदू शाही आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहां थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर ओहिंद। महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? साथियों, महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? सही जवाब होगा फिरदौसी। अगर आपका आंसर आ रहा है फिरदौसी, बिल्कुल राइट है। शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता है फिरदौसी। महमूद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? कौन सा शहर आपका फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। तो जिनका भी आंसर आ रहा है लाहौर, बिल्कुल राइट है। वाहिंद का युद्ध, दोस्तों वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया था? बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, महमूद गजनबी व आनंद पाल के बीच में। वाहिंद का जो युद्ध है गजनबी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। अगला सवाल आपके सामने है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? गौरी जो था संशवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? देखो, मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, 1175 में भारत पर पहला जो आक्रमण है किस राज्य के विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था, मुल्तान। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? क्या आपको पता है दोस्तों? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। क्लास को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। सही जवाब है तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा था राजेंद्र। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज राजेश्वर का मतलब है बृहदेश्वर मंदिर। इसका निर्माण करवाया था राज राजा प्रथम ने। राज राजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने, दोस्तों किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दंती दुर्ग, बिल्कुल राइट है। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? साथियों, क्या आपको पता है वो कौन सा राजवंश था जिसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। तो जिनका भी आंसर आ रहा है चोल वंश, बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आप देख पा रहे हो, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है, ये निर्माण किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला था? दोस्तों, क्या आप जानते हो पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला? तो पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिला था महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी कहां थी? आप हमें बताइए, होयसल की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र में। होयसल की राजधानी दोस्तों कहां थी? होयसल की जो राजधानी थी ये थी द्वार समुद्र में। यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? यादव सम्राटों की जो राजधानी थी ये थी देवगिरी में थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है देवगिरी, बिल्कुल राइट है। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की है? राज राजा प्रथम ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज राजा प्रथम ने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? पांड्या साम्राज्य की जो राजधानी थी ये थी आपकी मदुरै में। सही जवाब क्या हो जाएगा? मदुरै हो जाएगा। एहोल का दोस्तों, एहोल का थी ना लाडखा मंदिर, एहोल का थी ना लाडखान मंदिर किस देवता का है? तो लाडखा जो मंदिर है ये सूर्य देवता का है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य देवता का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है?
क्या आपको पता है दोस्तों मामल्लपुरम जो है किसका समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है आप लोगों का महाबलीपुरम का समानार्थी है। अगला सवाल देखिए क्या है, किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चोल वंश। ठीक है ना। तो बिल्कुल हम लोग जो है यहाँ पर अपने सेशन को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, करीब 1000 के करीब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, 1000 के आसपास ही होंगे दोस्तों, यहाँ पर 19-20 ही आप लोगों के होंगे। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है चिदम्बरम में है। और भैया आज का अंतिम सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने पढ़े हैं। राष्ट्रकूटों का पतन जो है किसने किया था? राष्ट्रकूटों का पतन जो है किसने किया था? तैलपदित्य ने किया था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो मैं इसी तरीके के अभी और सेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे ही आज तो मैंने आपको जीएस कराई है, जीके और जीएस कराई है, ऐसे मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जीके में नहीं जाना, ठीक है ना। और अगर आपको जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना है, देखो अगर आपको जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो उसके लिए आज आप लोग बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज, ये नए बच्चों के लिए नया चैनल है। इस पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज सारे जीके और जीएस के टॉपिक करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, कंफर्म है, ठीक है ना। तो भाइयों आज की क्लास में जो इतना ही रखते हैं। और अगर ये सेशन आप लोगों को जो है पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। हम मिलेंगे आप लोगों से अब अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।